आज हम लोग जो व्याकरण के भाग 2 और भाग 3 आपको मतलब कराए गए थे, उसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए विश्लेषण लिखा गया है। विश्लेषण का मतलब होता है कि प्रश्नों को तोड़कर उसके उत्तर को भी तोड़कर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, और इस जो क्लास में जो बातें होंगी इससे संबंधित क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कथन ए। आजकल इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर आ रहा है परीक्षा में। हालांकि आप लोग के 8-7 तक के सिलेबस में यह सब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे भविष्य में इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, कथन ए में मैंने लिखा है कि क्रिया पद के अंश को धातु कहते हैं। ठीक है, और कथन बी में लिखा है कि क्रिया का मूल रूप काल कहलाता है। दो कथन है, दो कथन आपको दिए गए हैं। अभी दोनों कथनों को सोचना है कि दोनों कथनों में क्या बात हो रही है। ठीक है, उसके आधार पर आपको जवाब देना है। आपको सोचना यह है कि क्रिया के पद अंश को धातु कहते हैं या नहीं कहते, कथन सही है या नहीं है, फिर क्रिया का मूल रूप काल कहलाता है या नहीं कहलाता है। ठीक है, सोच लिए आप क्वेश्चन को। मतलब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कथन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ए सही है, ए सी कह रहा है कि ए एवं बी दोनों गलत है, और बी डी कह रहा है कि बी सही है। चलिए बताइए तो क्या होगा आंसर। जो लोग क्लास में मौजूद है वो लोग बताएं, जो लोग बता सकते हैं वो लोग हाथ उठाएं। गुड, चलिए तू बता बालक। बी बी नंबर सही है, सिर्फ ए सही है, ऐसा यह लड़का बोल रहा है। जो लोग इसके बात से सहमत है वो लोग हाथ नीचे करो। गुड, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने बात को समझा। क्रिया के पद के अंश को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को भी धातु बोलते हैं, और क्रिया के पद के अंश को भी धातु बोलते हैं। ठीक है, और क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, काल नहीं कहा जाता है। काल किसे कहते हैं? काल क्या होता है? जो क्रिया के साथ समय का बोध कराता हो उसे काल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। मूल धातु होती हैं, ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी आश्रित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन। बोलिए जो लोग बोल सकता है बताइए। शोएब नहीं बोलना आपको? चलिए तू बता सुल्तान। स्वतंत्र। जो लोग स्वतंत्र बोल रहा है वो हाथ नीचे करे। गुड, सही जवाब, स्वतंत्र सही जवाब है। चलिए आश्रित नहीं होती है, मूल धातु आश्रित नहीं होती है। तो जब आश्रित नहीं होती है तो बी तो संभव नहीं है, और नन होगा ही नहीं, क्योंकि स्वतंत्र जब होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जब हमको मिल गया तो हम नन के ऊपर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, बालक क्या सोता है? यह वाक्य गलत है या सही है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ। गलत है, यह वाक्य गलत है। ठीक है, बालक क्या सोता है, यह वाक्य गलत है। ओम बोल रहा है। जो लोग इनके पास सहमत है वो लोग बैठ जाइए, मतलब हाथ नीचे कीजिए। ठीक है, आप लोग सबका जवाब सही है, लेकिन आपको अब रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ विश्लेषण क्लास है यहाँ, इसमें तोड़ के आपको बताना पड़ेगा कि क्यों गलत है। चलिए क्यों गलत है कोई बता सकता है? बालक क्या सोता है क्यों गलत है, कोई बोल सकता है? बालक होता है कर्मक क्रिया में, बालक होता है हाँ कर्मक क्रिया, मतलब जिस कर्ता का फल पड़ता हो। और कोई? देखिए यहाँ जो है क्या, हाँ बोलिएगा, बोलिए। ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि अकर्मक क्रिया वो होता है जिससे कर्म पर फल पड़े, और इस होता है कि बालक क्या सोता है, इस प्रश्न पूछने पे कोई उत्तर नहीं आ रहा है, ये कर्म कहलाएगा। ये गलत है। यहाँ पे सवाल यह नहीं था कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे सवाल यह है कि यह वाक्य गलत है या सही है। गलत है तो क्यों गलत है? क्योंकि प्रश्न पूछने पे कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रश्न पूछने पे उत्तर देने वाला ना उत्तर देगा, ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों गलत है। गलत तो है, लेकिन गलत यह इसलिए है कि यह क्या नामक जो शब्द जो यहाँ लगाया गया है, यह अकर्मक क्रिया को साबित करने के लिए लगाया जा रहा है कि बालक क्या सोता है, कि मतलब सोने का अर्थ जो है क्या पर आ जाए, लेकिन सोने का अर्थ क्या पर नहीं आ रहा है। यह वाक्य जो है अनरगल लग रहा है, मतलब अर्थहीन लग रहा है। और आपको वाक्य का डिफिनेशन जब हम बताए होंगे तो उसमें बात हुआ होगा कि शब्दों का वह समूह जो अर्थ स्पष्ट करता हो, जो सार्थक हो, क्या कहलाता है?
वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे यह वाक्य जो है ये आपको सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। अगर क्या उठ करके यहाँ पे होता तो पता लगता है कि क्या बालक सोता है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या बालक सोता है, तो इसकी तब यह जाकर के सही होता। लेकिन इस क्या को अकर्मक क्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो कि सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए वाक्य क्या है गलत है। यह वाक्य अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अकर्मक सकर्मक भी आप नहीं कहिएगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको क्या नामक शब्द से जो है अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वाक्य क्या है गलत है। ठीक है, मैं पढ़ूं कौन सा काल है, मैं पढ़ूं कौन सा काल है, चलिए आप बताइए, आप बताइए आलोक, आलोक बताइए आलोक। सामान्य भूत। सामान्य भूत, गुड। सामान्य भूत जो लोग कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। मैं पढ़ूं कौन सा काल है, सामान्य भूत। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जवाब जो है वो गलत हो गया। यह सामान्य भूत नहीं है, यह संभाव्य भविष्य है। जो मैंने भूत लिखा है ए और बी दोनों नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। जब ए और बी नहीं होगा तो सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन। संभाव्य भविष्य है और संभाव्य भविष्य की मतलब क्या हो रही है कि मतलब परिभाषा बनती है कि जिसमें भविष्य में होने वाली क्रिया संभावना के रूप में हो। मैं पढ़ूं, ठीक है, भविष्य में होगा कि मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। और जो आप सामान्य भूत बोल रहे हो, सामान्य भूत उसे कहा जाता है जिसमें क्रिया जो है समाप्त हो जाने का बोध कराया जाए। तो मैं पढ़ूं या इसमें क्रिया समाप्त थोड़ी हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बोलता कि मैंने पढ़ा तब न क्रिया समाप्त हुआ होता। क्रिया समाप्त होता है भूत में, भूत में क्या होती है क्रिया समाप्त होती है, समाप्त होती है। तो जो यहाँ पे कार्य नहीं हुआ, असंभाव्य भूत होता ही नहीं है, संभाव्य भूत होता ही नहीं है, संभाव्य भूत का परिभाषा ही नहीं है भूतकाल में, और ए और बी होगा ही नहीं, तो नन ही होगा। इसका सही आंसर होगा संभाव्य भविष्य। चलिए, मुझसे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है, वाच्य पढ़े हैं ना आप लोग, वाच्य मैंने आपको बताया है, बताइए कौन सा वाच्य है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि वाच्य का प्रकार ही ऑप्शन है, वाच्य के प्रकार ही ऑप्शन है। जो लोग आ सकते हैं खड़ा हो जाइए जल्दी। मुझसे बैठा नहीं जाता यह भाववाच्य है। क्या है भाववाच्य। तैयारी नहीं किए हैं आप लोग, इस सवाल के नहीं जवाब देने के लिए अभी आपकी पिटाई होगी। जो लोग इसका जवाब नहीं दे रहा है वो लोग खड़ा हो जाएगा। भाववाच्य होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाच्य में कि जो कर्ता प्रधान हो वह कर्तरी वाच्य होता है, जो कर्म प्रधान हो वह कर्म वाच्य होता है, और जो भाव प्रधान हो, यहाँ पे भाव बैठा है, बैठने का जो भाव है वह हो रहा है कि वह बैठ नहीं पा रहा है, इसीलिए यह भाववाच्य हुआ। अब जो लोग भाववाच्य नहीं बोले हैं वे लोग खड़े हो जाए। चलिए आगे देखा जाए तो तुम लोग आगे पीछे हो जाओ। ये जो अंडरलाइन किया गया है रेखांकित पद में सवाल पूछेगा तुम लोग आगे पीछे हो जाओ और रेखांकित, यहाँ लिखेगा कि रेखांकित पद में क्या है, अव्यय है, निपात है, या विकारी है, या नन है, बताइए। जो लोग बता सकता है वो लोग हाथ उठाएं। गुड, चलिए बताइए, आप बताइए, तो आप बताइए सुजीत। विकारी। विकारी, जो लोग विकारी कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। चलिए अभी बहुत सारे लोग हाथ उठाए हुए हैं, तू बताओ तो जी बालक शहबाज। अव्यय। अव्यय, जो लोग अव्यय कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। गुड, यह अव्यय है, ठीक है ना। अव्यय के विषय में हमने बात किया था। अव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, जो बिना खर्च का हो, मतलब जिसका रूप परिवर्तन नहीं हो, किसी भी काल लिंग वचन या कारक में उसका लिंग परिवर्तन, उसका रूप परिवर्तन नहीं हो, क्या कहलाता है अव्यय। आगे पीछे को आप कभी भी नहीं बदल सकते हो। आगे को जो है स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हो, आगे नहीं बना सकते हो, पीछे नहीं बना सकते हो, या मतलब इसको नहीं बदला जा सकता, इसलिए यह अव्यय है। लेकिन मैंने ऑप्शन में एक निपात नामक शब्द डाली है जो मैंने अपनी क्लास में आपको बताया नहीं है, तो मैं इसको फिर से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं
कि निपात जो है क्या होता है, ठीक है ना। निपात भी एक प्रकार का अव्यय ही है। देखिए क्या होता है कि हम लोग अभी विकारी और अभिकारी शब्द पढ़े हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे देखिए, विकारी और अभिकारी पढ़े हैं ना। तो विकारी के कितने भेद होते हैं? 4 कितने होते हैं? 4 गुड। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। लेकिन अभिकारी के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? क्रिया विशेषण और संबंधवाचक। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। ये चारों के चारों क्या है मालूम है? अभिकारी। ये चारों के चारों अव्यय हैं। अभिकारी को ही अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय। ध्यान दीजिए, आज बात को समझ लीजिए। अभिकारी कहिए या अव्यय कहिए, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं अभी छोटे मतलब क्लासेज में, लेकिन जब आप बड़े क्लासेज में जाइएगा तो अव्यय आपको 5 प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और एक निपात। निपात आपको 9th 10th 12th में पढ़ना है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जिक्र कर दे रहा हूं, आपको बात समझ में आ जाए। तो निपात वह अव्यय होता है जो किसी वाक्य में लगकर वाक्य को विशेष बल देता है। यदि आपको लिखना होगा तो मेरे वीडियो को रोक करके परिभाषा लिख लीजिएगा। निपात वह मतलब अव्यय होता है जो किसी वाक्य में लगकर वाक्य को और भी अधिक मजबूत कर देता है। समझ गए बातों को? वो क्या क्या कहलाता है? निपात। एकदम छोटी सी फर्क होती है। यहाँ पर तुम लोग आगे पीछे हो जाओ, ठीक है, तुम लोग आगे पीछे हो जाओ तो आगे पीछे तो यहाँ लगाना ही होगा। अगर आगे पीछे नहीं भी लगेगा तब काम नहीं होगा, क्योंकि कहना पड़ेगा कि तुम लोग आगे पीछे हो जाओ। लेकिन निपात जो है वो नहीं भी होगा तब भी वाक्य बन जाएगा, लेकिन अगर निपात लग गया तो वाक्य और अधिक मजबूत हो जाएगा। एक उदाहरण द्वारा हम लोग इसको देखेंगे भी। अभी पहले इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग लेते हैं कि अव्यय इसका आंसर होगा। ठीक है, आ रहा है बात लोग समझ में। और अव्यय का एक और नाम अवधारक, सॉरी निपात को जो है अवधारक अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। कौन बोल रहा है? जो क्लास चल रही सुनो। अवधारक अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, गली की ओर मत दौड़ो, गली की ओर मत दौड़ो, यह कौन सा मतलब संबंधवाचक है, अनुबंधवाचक है, या ये और बी दोनों है? क्या है? गली की ओर मत दौड़ो, बताओ क्या है? हाथ डालिए। चलिए अब बताइए तो नीरज। संबंधवाचक मतलब समुच्चय, जो संबंधवाचक का यह रूप है, ठीक है ना। गली की ओर मत दौड़ो, की ओर जो है यहाँ पर क्या है? संबद्ध समुच्चयवाचक है। आपका जवाब सही है। और अनुबंध जो है वह दूसरा होता है, जिसके बाद संज्ञा के बाद जो आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है 8 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 8 नंबर के लिए मत नामक को मैं क्या कर रहा हूँ? अंडरलाइन कर रहा हूँ और ऑप्शन ऊपर वाला ही दे रहा हूँ। अब बताइए, अव्यय है, निपात है, विकारी है या नन है? गली की ओर मत दौड़ो, ऑप्शन ऊपर वाला हो गया अव्यय, निपात, विकारी, अविकारी मतलब नन। बताइए, गली की ओर मत दौड़ो, मत नामक शब्द में कौन सा है? बता सकते हैं? चलिए बोलिए शुभलेश। विकारी। जो लोग विकारी कर रहे हैं वो हाथ नीचे करें। जो लोग विकारी कह रहा है वो लोग महामूर्ख आदमी है। विकारी का भेद होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यह मत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है। मत जो है अव्यय है, लेकिन इसे निपात के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है? निपात के अंदर, क्योंकि यह वाक्य को और भी अधिक, अभी ना मैंने बताया है कि निपात वह शब्द होता है, वह अव्यय होता है जो वाक्य में लगकर वाक्य को और भी अधिक क्या कर देता है? मजबूत कर देता है, उसको और भी अधिक मतलब उसको और भी अधिक बलदायी बना देता है, ताकतवर बना देता है। मत दौड़ो, मत दौड़ो मतलब मना किया जा रहा है, एकदम बिल्कुल मना किया जा रहा है, निषेध है कि तुमको नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए वह निपात है। समझ गया सब? मत कहीं कहीं जाकर के अव्यय का भी रूप ले लेता है, लेकिन जब वहां पर क्या हो कि मतलब बिल्कुल निषेध की बातें नहीं की गई हो तो अव्यय नहीं होता है, सॉरी अव्यय होता है। अगर बिल्कुल अगर जोरदार वाक्य लग रहा हो तो क्या होता है? निपात होता है। समझ गए? कुर्सी क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बी और सी है? बताइए।
बताइए खुशी। पुलिंग, हाँ? अरे पुलिंग, स्त्रीलिंग। पुलिंग, कुर्सी जो लोग पुलिंग कह रहे हो लोग हाथ नीचे करो। हाँ जी, आप बताओ बालक। हाँ? स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग जो लोग कह रहे हो लोग हाथ नीचे करो। चलो तो बोलो शाबाश। एक वचन जो लोग कह रहे हैं वो लोग भी हाथ नीचे करो। गुड, चलिए अब बात करते हैं। तुम बोलो। बीसी, बीसी एक आदमी बोला और उसी का जवाब सही है, सब लोग का जवाब गलत हो गया। बी और सी, नीरज ने बोला, नीरज का ही जवाब सही है। कैसे? पुलिंग तो होगा नहीं। मैंने आपको कल ही बताया था कि आप जो है क्या कीजिए कि जब शब्द दिया जाए स्त्रीलिंग पुलिंग पहचानने के लिए तो उससे वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करने के बाद आपको पता लगेगा कि कुर्सी क्या है। तो कुर्सी टूटा है, कुर्सी टूटी है, क्या बैठ रहा है? कुर्सी टूटी है। कुर्सी टूटी है, कुर्सी टूट गई है। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करें। और इसमें आपकी व्याकरण किताब में भी आपको बताया गया है कौन कौन सा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। देखिए, इसको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप पहले से कितना पढ़े हैं भाषा, कितना किताब पढ़े, कितना समझे सीखे हैं, उसी के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। इसके लिए कोई खास नियम नहीं होता, या गणित नहीं है कि इसका फार्मूला लगा दीजिएगा और मतलब आंसर आ जाएगा। इसमें जो है आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव दिखाना होगा कि आप कितनी बार कुर्सी का प्रयोग किए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में, तब आपको पता चलेगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मुझे ऐसा की बात आप लोग समझ चुके होंगे। कुर्सी स्त्रीलिंग भी है और कुर्सी एक वचन भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में एक वचन नहीं होता तो आंसर स्त्रीलिंग होता, यदि ऑप्शन में स्त्रीलिंग नहीं होता तो आंसर एक वचन होता। जब ऑप्शन में दोनों मौजूद है तो आंसर डी होगा। ठीक है, आप सवाल के पैटर्न को समझिए, आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भलाई नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए, भलाई नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? हाँ जी, आप बोलिए प्रतिमा। कृदंत, जो लोग कृदंत कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। ठीक है, तो बोलो जी लड़की अंजलि। तद्धित, जो लोग तद्धित कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। तद्धित वाले लोग जवाब सही है, जो लोग कृदंत कर रहा है वो लोग मूर्ख हैं। इसलिए कि जैसा इसमें लिखा गया है कृदंत, क्री का मतलब होता है क्रिया, क्रिया के अंत में लगने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अरे समझ लो भाई, समझ लो, देख लो, क्रिया के अंत में जो शब्द लगा है उसे क्या बोलते हैं? कृदंत। और संज्ञा और विशेषण के बाद जो लगता है उसे क्या बोलते हैं? तद्धित। ठीक है, तो यहाँ पे भला जो है किससे बना है? एक और सवाल पहले, तब इसका जवाब। एक और सवाल हम आपको ऑप्शन में दे देंगे। भलाई नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मतलब क्या लगा है, क्या जुड़ा है, क्या जुड़ा है, क्या क्या जुड़ के भलाई का विग्रह करें? भलाई का विग्रह करें, संधि पढ़े ना उस दिन, तोड़िए, भलाई को तोड़िए, क्या आएगा? गुड, भला जोड़ आई। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हुआ? अरे आई प्रत्यय नहीं हुआ रे पागल सब, प्रत्यय का प्रकार न था तद्धित। मैं पूछ रहा हूँ कि इस शब्द में प्रत्यय क्या है? आई प्रत्यय हुआ। भला क्या है? भला क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? देखो, बेसिकली नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। पिछले जो क्लासेस हैं उसको तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। आज नहीं तो कल करना ही होगा, नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकता है। स्टेप होता है, स्टेप। जब फर्स्ट स्टेप तुम कमांड नहीं कर पाओगे तो सेकंड स्टेप कहाँ आएगा? भला क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है, वह भला व्यक्ति है, वह भला व्यक्ति है। बताइए, आइए व्याकरण में गेम आज देख ही लेते हैं। वह भला व्यक्ति है, भला क्या है? क्या है? अभी आप तो संज्ञा बोले हो, कैसे? विशेषता ऐसे भला क्या है? सिर्फ भला लिखते हैं तो क्या है? नहीं है, सिर्फ भला लिखते हो तो वो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। जब उसका प्रयोग करते हो वाक्य में तब वो विशेषण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार
ठीक है ना, जो अपना मतलब स्थिति बदलता रहता है। विकारी शब्द कौन होते हैं? जो अपना रूप बदलते रहे। तो यह भला एक ऐसा शब्द है जो अपना रूप बदलते रहता है, इसलिए इसको विकारी की अंतर्गत रखा जाता है। अगर अगर केवल सिर्फ भला बोला जाए तो क्या होगा? संज्ञा। अगर सिर्फ मैं पूछ दूं भला क्या है और ऑप्शन दे दूं तो संज्ञा लिखना, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि कौन कितना भला व्यक्ति है वो तो पता नहीं चलता है ना, भावनाएं न है जी। समझ रहे हो? व्याकरण की गेम समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही होगी तभी तुम सफल हो पाओगे, नहीं तो इतना आसान नहीं है। व्याकरण जो होता है इसके परिभाषा क्या होता है बताओ पहले। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है बता दो। जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाए। तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा तो रहेगा ही क्या भाई, तो बचेगा ही क्या? सोचो तो तनी। अगर शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना अगर आ जाए तो तुम तो कुछ भी कर लोगे। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, नौकरी, मतलब कुछ भी, आईएएस, आईपीएस, यूपीएस कुछ भी निकाल सकते हो जब तुमको शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना अगर समझना आ जाए तो। इसीलिए मैं व्याकरण के ऊपर इतना आजकल क्या हो मतलब काम कर रहा हूं कि सबसे पहले व्याकरण को मजबूत किया जाए तब तो उसके बाद किसी और चीज को देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है भला आई नामक प्रत्यय लगा हुआ है और भला जो है आपका संज्ञा है। अगर भला यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे भला क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इस वाक्य में कहा जाए तो भला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और यह जो कॉन्सेप्ट है अभी मैंने आपको गणित में बताया है ना, यह जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ यहीं पे काम नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे संज्ञा और विशेषण के लिए काम नहीं करता है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कोई चीज कहीं और लगे तो कुछ और हो जाएगा, कहीं और लगे तो कुछ और हो जाएगा। जैसे कि यहाँ जो मत मैंने दिया था आपको, या सीधे अगर सिर्फ मत कहा जाए तो क्या होगा? अब अव्यय। सिर्फ पूछा जाए कि मत क्या है तो क्या कहिएगा? लेकिन जब वाक्य में आ जाए तो क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। समझ गए बातों को? या कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है बातें? कहीं और होती है तो कुछ और होती है। जैसे कि हम लोग अगर खाना बनाते हैं, भोजन मतलब सब्जी वब्जी बनती है, तो सिर्फ आप क्या लाते हो? लौकी खरीद के लाए तो क्या है? वह लौकी खरीद के तुम लेकर के आए हो तो क्या है? लौकी है। अब जाके सब्जी बना दो तो क्या हो जाएगा? सिर्फ सब्जी भी कहोगे तब भी काम चलेगा? जब तुम खाने बैठते हो तो क्या कहते हो? लौकी की सब्जी लाइए, कहते हो सब्जी लाइए। तो फिर जब वो लेकर के आते हैं तब कौन सा लीजिएगा? कौन सा? लौकी वाला लीजिएगा, परवल वाला लीजिएगा, तब ना बात होता है। बात को समझना सीखो। ठीक है, समझना ही सबसे बड़ा कार्य है। अगर लोग समझने लगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग सबसे बेहतरीन जो संधि चैप्टर है उससे देख लिया जाए। ठीक है, नि जोड़ शेष, निशेष में कौन सी संधि हुई है बताइए तो? स्वर, व्यंजन, यण या नॉन? नॉन। गुड, जो नॉन कर रहे हैं आते जी कीजिए। चलिए अच्छा बात है। स्वर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए यह विसर्ग होगा और विसर्ग इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया। ठीक है, समझना बातों को? फिर पुत जोड़ लास में किन दो वर्णों की संधि हुई है और कौन सा नया वर्ण बना है बताइए? पुत जोड़ लास में कौन सा किन दो वर्णों की संधि हुई है और कौन सा नया वर्ण बना है? बोलिए। उत जोड़ लास, बताइए क्या हुआ है? चलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। स्वर और व्यंजन दो वर्णों का मिल हुआ है और नया वर्ण जो है वर्ण उल्लास बन रहा है। कौन सा संधि है अब? हाँ बोलो। व्यंजन। गुड, देखिए यहाँ पे इसका जवाब होगा, बात समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं परीक्षा में, 10वीं वर्ग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। पुत जोड़ लास, तो यहाँ पे हलन दिया गया है तो क्या है? व्यंजन वर्ण हुआ जी। और यहाँ पे ल में हलंत नहीं है, अर्थात व्यंजन अ के साथ मिल करके, ठीक है ना, तो और ल मिल करके ला का निर्माण कर रहे हैं। तो उत जो लास नामक शब्द में तो और अ की संधि हुई है और नया वर्ण जो है वह क्या बना है? आधा ल बना है। समझ गए? आधा ला, ला।
तो और अ के मिलने से ला नामक शब्द मतलब वर्ण बना है। किन दो वर्णों की संधि हुई है? तो हलंत और अ की। अ किसका रूप है? ल के रूप में, इसीलिए तो हलंत और अ मिल करके आ बन गया है। ठीक है, जो ल में जाकर के जुड़ रहा है। अर्थात व्यंजन संधि का जो उदाहरण होता है कि व्यंजन और स्वर जब व्यंजन का निर्माण करते हो तो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। जब हमने आपको संधि पढ़ाया था तो आपको बताया था कि व्यंजन और स्वर जब मिले और व्यंजन का विकार उत्पन्न हो तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कि तो हलंत और अ के मिलने से ला नामक शब्द वर्ण बना है। ठीक है, और कौन सा रूप है? तो व्यंजन संधि। चलिए सदैव का संधि विच्छेद करें, करिए, बोलिए। सदा जोड़ एव। ठीक है, तो क्या बन गया? सदैव। इसमें किन दो वर्णों की संधि हुई है? किन दो वर्णों की संधि हुई है? क्या? सदा जोड़ एव, आ प्लस कौन सा नया वर्ण बना है? अरे पागल, सब वर्ण पूछ रहे हैं हम। आ और ए के मिलने से क्या बना है? ए दुल्ले है यहाँ पर, ए बना है। तो आ और ए के मिलने से ए बना, तो यह किस संधि का उदाहरण हुआ? कौन सा संधि है यह? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का उदाहरण है। अच्छे से संधि का रिवीजन करो। हालांकि इतना डीपली आपको 7th 8th तक सवाल नहीं आएगा, लेकिन 9th 10th में आपको सवाल मिल सकता है। आ और ए के मिलने से ए बना है, जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण है, और मैंने बताया है, तुम उस पर कमांड करो। अधिक जोड़ अंश क्या बनेगा? अधिकांश। किन दो वर्णों की संधि हुई है? अधिक जोड़ अंश में किन दो वर्णों की संधि हुई है? क्या? यहाँ पे क हलंत नहीं है, यहाँ इसका मतलब हुआ अ जोड़ अ मिलके आ। किस संधि का उदाहरण है यह? देखिए, जब तक आप डीपली नहीं पढ़िएगा संधि समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। और के मिलने से क्या बन जाएगा? आ। मतलब क्या हुआ? कौन सा स्वर? तो है ही है। अरे पागल, स्वर का कौन सा भेद है? 5 को भेद होता है, तो कौन सा है ये? नहीं, दीर्घ संधि। मूर्खों, पढ़ो। दीर्घ हो रहा है, यहाँ बड़ा हो रहा है, और छोटा छोटा मिलके बड़ा हो रहा है, तो दीर्घ संधि। यहाँ पे वृद्धि दिख रहा है, आ और ए मिलके वृद्धि हो गया। ठीक है, तो यह वृद्धि संधि होता है। और भी संधि के प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग देख, मतलब पहले आपको बताया गया, आप जाके समझिए, मतलब पिछले वीडियो को देखिए, किताब से प्रैक्टिस कीजिए। एक नायक भी हम दिए हुए हैं, ठीक है ना? नायक का क्या होगा? नए जोड़ औक मिलके क्या बनेगा? नायक। इसमें किन दो वर्णों की संधि हुई है? ए जोड़ ओ मिलके क्या बना? ओए। ओए बना है। देखो बच्चा लोग, ये सब किन दो वर्णों की संधि हुई है, इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है ना? नए जोड़ ए जोड़ ओ मिलके ओए बन गया, किसी को दिक्कत नहीं। तो यह बन गया नए। कौन सा संधि का उदाहरण है? ओए बन रहा है तो कौन सा संधि का उदाहरण है? अयादि। तुम लग रहा है संधि वाला क्लास नहीं देखा है। देखो, जिसमें ओए बने वो अयादि संधि होता है। ठीक है, और संधि में से सवाल जरूर आते हैं परीक्षा में।